नमस्ते, वेलकम टू मुझे भारत। आज का ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मेक इन भारत, वी आर टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भर भारत। वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद रक्षित केजरीवाल हु रन्स द कंपनी फिलिप्स एजुकेशन। भारत सरकार बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही है जहाँ पे स्किल्स डेवलप होने की बहुत ज़रूरत है। तो फिलिप्स एजुकेशन ऐसी ही स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करती है जो मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रही है, जो आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया का सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसे पूरा करने के लिए ऐसे ही कंपनीज काम कर रही हैं। क्या होने वाला है अगले 10 सालों में इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो द पॉडकास्ट will tell you about the GDP, about the defense of Bharat, and how we will become global power in just some years. We are getting into a conversation with Rakshit Kejriwal from Philips Education. Namaste. वेलकम टू मूड्स ऑफ भारत। आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि मुझे पता है कि ये आपका पहला पॉडकास्ट है एंड आफ्टर दिस पॉडकास्ट सारे पॉडकास्टर्स आपके पीछे आने वाले हैं बिकॉज यू हैव सम वेरी वेरी यूनिक इन्फॉर्मेशन विद यू दैट द इंटायर भारत वांट्स टू नो और मे बी द वर्ल्ड वांट्स टू नो। सो फर्स्टली वेलकम टू मूड्स ऑफ भारत। Thank you so much. एंड यू आर डूइंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत। सो वो तो मुझे जानना ही है, बट बिफोर दैट टेल मी कि एक नेशन सुपर पावर कैसे बनता है? Thank you so much for asking this question and inviting me. So, when I was researching that how developed nations have been, created over the last 100 years, मेरे रिसर्च में एक बहुत ही स्टार्कलिंग फैक्ट मुझे मालूम पड़ा कि एक ही फॉर्मूला सारे नेशंस अप्लाई कर रहे हैं. Okay. And it is like almost a blueprint which is available to the world. And I think current leadership हमारे देश की उसी blueprint को अब follow कर रही है. Now the thing is कि वो blueprint किसी को बताने की ऐसा ज़रूरत नहीं है because सभी को चीज़ वो समझ आए, interested है नहीं है, but उनके action से आपको वो चीज़ें दिखती रहेंगी. तो आज मैं वो चीज़ शेयर करूँगा and then we link it to how on the ground चीज़ें होती हैं. हम as professionals, as business people, how we contribute our little bit to that. But the bigger theme is कि एक 4 पॉइंट का एक इक्वेशन है जो एक कंट्री को डेवलप करता है. एंड वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. आप सोचेंगे कुछ और कि ऐसे चीज़ होनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव भी है. सो द फर्स्ट थिंग विच इज़ द वेरी वेरी आई वुड से ऑब्वियस कि एक कंट्री क्यों डेवलप्ड कही जाती है इज़ बेसिकली बिकॉज उसकी जीडीपी या उसमें कितना कंजम्पशन या इनकम जो होता है, जो हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, वो कितना है. उसके बेसिस पे हमको मालूम पड़ता है कि वहाँ पे कितनी चीज़ें बनती हैं, खपती हैं, यूज़ होती हैं. एंड दैट इज़ वन बिग मेट्रिक. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, यूएस इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बाय जीडीपी साइज. कब $30 ट्रिलियन का हर साल उनका जीडीपी की खपत है, राइट. चाइना इज़ नाउ अराउंड $18.5 ट्रिलियन, बट एक्चुअली में चाइना ने यूएस को सरपास कर रखा है. अब आप सोचेंगे कैसे? बिकॉज जो परचेजिंग पावर है चाइना में 18 ट्रिलियन की, वो 30 ट्रिलियन के परचेजिंग पावर से ज़्यादा है यूएस के. तो अभी सेम अमाउंट चाइना में इट गोज फादर, नो. $1 की वैल्यू वहाँ पर चाइना में थोड़ी ज़्यादा है यूएस से, तो वो 18 ट्रिलियन से हम ज़्यादा खरीद सकते हैं. तो हैंस द परचेजिंग पावर ऑफ द सेम 18 ट्रिलियन इन चाइना इज़ $35 ट्रिलियन एंड हैंस इट हैज़ ऑलरेडी सरपास्ड यूएस. तो मेरे लेंस से मैं देखूं तो चाइना ने ऑलरेडी यूएस को जीडीपी लेवल पे सरपास कर दिया है. और तभी तो वो फ्लेक्स कर रहा है मसल, तभी तो कोई कुछ नहीं कर पा रहा है उनका. वो ऑलरेडी उस मैट्रिक से एक तरह से सुपर पावर बन चुके हैं. और सुपर पावर एक जन नहीं होता, काफ़ी लोग एक साथ शेयर भी करते हैं उस सीट को किसी किसी चीज़ों में. तो वो है थर्ड नंबर पे. अगर हम देखें तो बाकी सब देश हैं, जैसे जर्मनी है, जापान है 4-5 ट्रिलियन के साथ में, और उसके बाद में आता है हमारा इंडिया. इंडिया रिसेंटली बिकेम द 5th लार्जेस्ट जीडीपी एंड वी ओवरथ्रू यूके, आवर कॉलोनियल मास्टर्स, व्हिच वाज अ पोएटिक जस्टिस सॉर्ट्स, राइट. एब्सोल्युटली. अब उसके बाद में जितने भी देश हैं, इटली हो गए, फ्रांस हो गया, ये जितने भी और देश हैं, ये 10 देश की एक टोटल नंबर्स हैं. और यही 10 देश आपको बाकी सारे मैट्रिक में भी दिखेंगे. तो उन्होंने इस फार्मूला को समझ लिया है कि सुपर पावर या डेवलप्ड कंट्री बनते कैसे. तो पहला तो हो गया जीडीपी, कि कितना आप बना रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसका एक मैट्रिक हो गया. उसके बाद आती है आपकी डिफेंस, आपकी नेशनल सिक्योरिटी, आपकी आर्मी. ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. और वो एक ही चीज़ है, वो आपका डिफेंस या नेशनल सिक्योरिटी, जो भी आप कहना चाहें. उसमें भी वही सारे देश हैं.
उसमें भी आपके यूएस हैं, चाइना है, इंडिया है, यूके है, जापान है, जर्मनी है, रशिया है, वही सारे देश वहाँ पर भी आ जाते हैं। तो इसेंशियली आपको ये समझ में आता है कि अगर आप नेशनली सिक्योर नहीं हैं, आपके बॉर्डर्स और आपके सिटीज़ और अंदर के देश अगर सिक्योर नहीं है और आपकी आर्मी मजबूत नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप रिच होंगे तब भी आप पे आक्रमण हो सकता है, जो हुआ था पहले। करेक्ट। हम रिच थे, हम कल्चरली रिच थे, पैसा था, लेकिन हमने शायद तब उतने ढंग से अपनी आर्मी को सोचा नहीं, तो उसके वजह से हमारे लोगों पे आक्रमण हुआ और हमारी रिचनेस चली गई, राइट। तो इसलिए आर्मी पे बहुत स्ट्रॉन्ग बल देना पड़ता है, नेशनल सिक्योरिटी पे देना पड़ता है। दैट इज सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड विच इज द मोस्ट काउंटर इंट्यूटिव इज स्पेस। ओके। कि स्पेस प्रोग्राम्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप जेन्युइनली एक डेवलप्ड नेशन में कहलाए नहीं जाएंगे। अब आप ये सोच सकते हैं कि क्या ज़रूरत है स्पेस में जाने की। लोगों को ये बोलते हैं कि इंडिया में खाने को रोटी नहीं है और आप स्पेस पे जा रहे हैं, मून पे जा रहे हैं, मार्स पे जा रहे हैं, वेस्ट हो रहा है पैसा। बट वो सुपरफिशियल बातें हैं। जब हम उसके थोड़ी सी गहराई में जाते हैं तो हमें पता पड़ता है कि 3 रीजन है स्पेस में जाने के। पहला, आप एक पोस्चरिंग कर रहे हैं दुनिया को कि भाई अगर मैं मून पे जा सकता हूँ तो तुम्हारे देश में तो आ ही सकता हूँ, अगर तुमने मेरे पे नज़र डाली तो। राइट। मार्स पे जा सकता हूँ तो बाकी सब तो कुछ कर ही सकता हूँ, मैं आपके देश पे भी आ सकता हूँ अगर आपने मुझ पे नज़र उठाई तो स्पेस मैनेजमेंट इज अ पोस्चरिंग बाय वन कंट्री टू द अदर्स दैट आई एम सोफिस्टिकेटेड इनफ टू गो टू दैट फार विथ प्रिसिशन। मून की हमने जो साउथ पोल लैंडिंग करी है विथ प्रिसिशन करी है, तो मतलब अगर उतने डिफिकल्ट जगह पे जा सकता हूँ तो मेरी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है। दूसरी चीज़ आप ये करते हैं स्पेस मैनेजमेंट से कि आप ओवरऑल टेक्नोलॉजी ऑफ द कंट्री को भी बढ़ावा देते हैं, क्योंकि ऐसे ही आप कुछ चीज़ें नहीं डेवलप कर सकते। आपके इंजीनियर्स अच्छे होंगे, आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अच्छे होंगे, तब तो वहाँ पे साइंटिस्ट बनेंगे। एंड स्पेस मैनेजमेंट के लिए आपको कोई टेक्नोलॉजी उधार पे नहीं देता कोई, बिकॉज वो बहुत ही प्राइवेट चीज़ हो रही है सबके देशों में, वो क्यों एक दूसरे को हेल्प करेंगे। एंड जो तीसरी चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबसे ज़्यादा जानने वाली चीज़ है इस पूरे डिस्कशन में, वो है कि मून के ऊपर में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेयर मिनरल और मेटल्स पाए जाते हैं। अब आप सोचिए, 5 देश मून लैंडिंग कर चुके हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया और एक शायद फ्रांस या जर्मनी में से कोई एक है, राइट। तो अगर ये जापान है, तो अगर ये 5 देश मून लैंडिंग आज तक कर चुके हैं, जहाँ पर अनमैन्ड मून लैंडिंग हुई है, मैन लैंडिंग तो सिर्फ एक ही अमेरिका ने आज तक करी है, शायद रशिया ने भी करी है, लेकिन वहाँ पर जितने रेयर मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, गैसेस हैं, वो भी तो वो वापस लाना चाह रहे हैं। वो थोड़ी बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं, और वहाँ पे भी इस वक्त कोई लॉ तो चल नहीं रहा कि आप नहीं ला सकते। अब आप सोचिए, रोडियम, पलेडियम जैसे मिनरल्स, मेटल्स जो हैं वो इतने रेयर हैं, इतने एक्सपेंसिव हैं, और सबसे ज़्यादा जो रेयर गैस है वो है हीलियम-3। ये इम्पॉर्टेंट बात है क्योंकि 1 लीटर हीलियम-3 गैस अगर और 1 लीटर ड्यूटेरियम गैस के साथ मिक्स होती है तो एक न्यूक्लियर फिजन होता है, जिससे हम 1 साल जितना एनर्जी यूएस को चार्ज करने के लिए बना सकते हैं। सो इसेंशियली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, देर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, एंड कुछ चीज़ें तो आप खरीद सकते हैं महंगे में अर्थ पे, और कुछ चीज़ें जो यहाँ पे मिलती ही नहीं है, वो रेयर में आती हैं और वो वहाँ पर अवेलेबल है। तो ये जो वर्ल्ड पावर बनेंगे, वो जब हम एनर्जी एफिशिएंट होंगे, एनर्जी सफिशिएंट होंगे, तब तो बनेंगे। तो ये लोग ये सब भी कर रहे हैं, ये थोड़ी बताएंगे कि हम लाएंगे या ला रहे हैं या लाने वाले हैं, तो ये सब भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों का जो फ़ायदा है वो स्पेस से मिलता है हमको। तो ये 4 इक्वेशन में 3 इक्वेशन तो हो गई, जीडीपी हो गई, आपकी आर्मी हो गई, स्पेस हो गई, और चौथी जो एक काउंटर इंट्यूटिव सही लगती है वो है ओलंपिक्स। आप सोचेंगे ओलंपिक्स, लेकिन यही 10 देश जो मैंने काउंट कराया आपको, वही ओलंपिक्स में भी हर साल टॉप 10 में आते हैं। अब आप सोचेंगे उनको ज़रूरत क्या है सब करने की, अब इंडिया में खाने को पैसा नहीं वापस से, ओलंपिक्स में जाके मेडल जीतने की क्या ज़रूरत है भाई, उसके लिए बहुत पैसा लगता है। एक आईपीएल करके हम क्रिकेट में यहाँ तक पहुँचे किसी तरह से, बाकी स्पोर्ट्स में कैसे जाएंगे। लेकिन उसका भी मतलब यही है कि एक जो कंट्री का ओवरऑल साइकी है, उसमें अगर हम एथलेटिज्म, फिटनेस वो वाला डालेंगे नहीं, उससे लोग ऊपर नहीं आएंगे। तो वो एक चीज़ है जो हम करते हैं बाय मेकिंग आवर पीपल मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। दूसरी चीज़, आप कंट्रीमैन को डिसिप्लिन बनाते हैं, स्पोर्ट्स में जीतने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। तीसरी,
अगेन आप पोस्चरिंग करते हैं कि अब मेरे पास रोटी कपड़ा मकान आ गया है और अब मैं स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जब तक आप रोटी कपड़ा मकान में अटके हुए आप स्पोर्ट्स में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो वो वाली चीज़ भी आती है। एंड ओवरऑल यू आर अपलिफ्टिंग द क्वालिटी ऑफ मेन एंड वेमेन ऑफ द कंट्री। ऑस्ट्रेलिया 2 करोड़ की पॉपुलेशन है उनके पास में, वो हर साल ओलंपिक्स में नंबर 6 नंबर 7 आती है। इतने से लोग और इतने सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं क्योंकि उन्होंने उतना इन्वेस्ट किया उसमें। तो ये 3-4 चीज़ें अगर हम कंट्रोल कर लें और उसमें आगे बढ़ जाएं तो हम लोग एक ट्रूली एक डेवलप नेशन में हमारी गिनती होगी, जो होने लग रही है। डेवलप नेशन में नहीं, बट हम एक वर्ल्ड पावर में आ रहे हैं, हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है अब। Correct. अभी और क्या क्या चीज़ें हमें लैकिंग है, क्या करना है, हम बात करेंगे उसके ऊपर। So tell us what exactly do you do हाँ। and how is it making an impact to the country? क्योंकि आप कुछ तो बहुत इंटरेस्टिंग कर रहे हो। हम बेसिकली सो आई रन दिस कंपनी कॉल्ड फिलिप्स एजुकेशन, जहाँ पर हम ग्लोबली एंड इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा हमारा स्कोप है और इंडिया में सबसे ज़्यादा मैं फोकस्ड रहता हूँ, जहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग जो है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, CNC मशीनिंग जो मशीन्स है, रोबोटिक्स है, ड्रोन्स, EVs, जितने भी नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंट हैं, डिफेंस, एरोस्पेस, उसकी हम ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को, वर्किंग प्रोफेशनल्स को, जिन लोगों को वो बिजनेस में आना है, रिसर्च एजेंसीज को। हम ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाते हैं जहाँ पर लोग आके काम कर सकते हैं। हम टिपिकली एक गवर्नमेंट के साथ में काम करके ये सारी चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन समथिंग लाइक दिस, एंड फॉर द रीजंस आई जस्ट मेंशन, बिकॉज हमारे देश को मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ क्लोजली कनेक्टेड टू आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत एक सिर्फ सेइंग या जुमला नहीं है जो लोगों को लगता भी होगा। हम तो इंडस्ट्री के लोग हैं, हम ऑन द ग्राउंड रह के बता सकते हैं कि ये जुमला नहीं है। वो जुमला इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक आप सेल्फ रिलायंट नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है या आत्मनिर्भर नहीं है, तब तक आप स्पेस और डिफेंस में कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। GDP में तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, सब इंपोर्ट करके कितना यूज़ करेंगे आप बना के जब एक्सपोर्ट करते हैं तब तो फ़ायदा होता है ना देश को, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम इतना खुद नहीं बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे एडवांस तरीक़ों से, तो हमारी जो स्पीड है ऑफ क्रिएटिंग स्टफ विल बी सो स्लो। एक आदमी एक चीज़ बना रहा है दिन में जो 100 बना सकता है चाइना में जैसे बनती है। तो GDP अफेक्ट हो रही है, डिफेंस अफेक्ट हो रहा है, स्पेस अफेक्ट हो रही है। अगर फॉरेन देश हमको कुछ इक्विपमेंट देते भी हैं लड़ने के लिए, तो उसमें वो सॉफ्टवेयर कंट्रोल करके रखते हैं। Exactly, yeah. अमेरिका जब F-18 बेचता है किसी भी देश को, तो वो ये नहीं, ओपन है ये चीज़, वो ये बोलता है कि अगर आपने हमारे दोस्त कंट्री पे हमला किया तो हम वो सॉफ्टवेयर को डाउन कर देंगे। मतलब आप अगेन अमेरिका के इशारों पे कर रहे हैं। अब वो दोस्त कंट्री अगर आपका दुश्मन है तो आप क्या करेंगे? जैसे अगर मैं F-18 ले लूँ पाकिस्तान अमेरिका से, तो मैं पाकिस्तान पे अटैक नहीं कर पाऊँगा अगर पाकिस्तान ने कुछ ख़राब किया मेरे साथ। तो क्यों? क्योंकि वो उनका अलाइड कंट्री है। तो मेरे को जब चाहिए वो वेपन तो मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, इसलिए हमने जाके राफेल लिया फ्रांस से, F-18 लेके फ़ायदा नहीं है। सो ये सारे जियो पॉलिटिक्स भी चल रहे हैं बैकग्राउंड में, और जब तक आपके सीमाएं सुरक्षित नहीं है, आपका सिटी सुरक्षित नहीं है, इन्वेस्टर नहीं आते पैसा डालने के लिए। जो पहले होता था वो बोलते थे कि हमें नहीं पता कब आपके बॉर्डर्स पे लड़ाई हो जाएगी, कब आपके सिटीज़ में हमला हो जाएगा, तो हमें पता नहीं। तो वो डर के माहौल में इन्वेस्टमेंट भी रुक जाता है। अब आज डर का माहौल नहीं है तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है बाहर से। तो लिंकेजेस जब समझ में आते हैं तब समझ में आता है कि इट्स अ कोहेसिव प्रोसेस रादर देन एक इंडिविजुअल चीज़ बेसिक। सो एज अ लेमैन जिसको बहुत ही समझ में नहीं आता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि पहले मोदी जी ने अपना डिफेंस का और अपने बॉर्डर्स सारे सिक्योर करे, एंड देन ही इज इनवाइटिंग पीपल टू मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का बेसिक पर्सपेक्टिव ये है कि बाहर की कंट्रीज या बाहर के बिजनेसेस आके यहाँ पे बनाए। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। नॉट रियली, नहीं ऐसा नहीं है, या कुछ अंश में ये सही अंडरस्टैंडिंग है। बाहर के लोग यहाँ पर आके बनाए वो कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ के लोग यहाँ की चीज बना के इसी को यूज करें, वो एक होप है। बट दैट इज तो देन आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। अच्छा वही है ना, मेक इन इंडिया का ये है कि जितना रिलायंट आप बाहर पे रहेंगे, जब आपको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत होगी तब नहीं मिलेगी वो। कोविड में हमको दिख गया ना, करेक्ट। जिसने खुद की वैक्सीन बनाई उसी को मिला, हमको तो कोई देने नहीं आ रहा था। एक अमेरिकन के पीछे 12 वैक्सीन थी उनके पास में, उन्होंने किसी को नहीं दी।
हमें भी नहीं दी, हमने खुद की बनाई और फिर बाद में हमारे दोस्त कंट्रीज़ को दिया हमने। तो खुद ही को बनाना पड़ा खुद का वैक्सीन, कोई देने नहीं आया उस वक्त। तो हेंस जब तुम्हें वो अगर साइंटिस्ट नहीं बनाए, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं बनाए, वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी, आपको वो सामान नहीं मिलेगा जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप लड़ रहे हैं किसी से तब नहीं मिलेगा, आप तो बीमारी हो गई तब नहीं मिलेगा, तो फ़ायदा क्या है? इसलिए मेक इन इंडिया, इसलिए वो उसका एक ऑफशूट है आत्मनिर्भर भारत, कि वी आर सेल्फ रिलायंट। जो स्वदेशी मूवमेंट बैक इन द डे हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किया था, उसका एक नया वर्जन है। और उसमें ये बोलते हैं कि आप मशीन्स बाहर से लाओ ना, क्योंकि आज के तो मशीन्स जर्मनी की लाओ, जापान की लाओ, अमेरिका की लाओ, बट उससे सामान इंडिया में बनाओ। और फिर धीरे धीरे वो मशीन्स भी आप बनाने लग जाओगे। एकदम से वो मशीन की टेक्नोलॉजी आप एकदम से नहीं बना सकते अचानक से, लेकिन मशीन लाके आप चीज़ें यहाँ पे बना सकते हो और एक्सपोर्ट करने चलो, स्टार्ट एक्सपोर्टिंग रादर देन इम्पोर्टिंग इज दैट। Okay, got it. So also what I understand is जो आपने बात कही कि you um, on side of what people are already doing, you sort of train them with advanced skills. This is what I understand. Yeah, so basically what we do is we set up the entire thing end to end. Okay. समझो अगर एग्जांपल देते हैं, उत्तराखंड की एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे हमने काफ़ी अभी काम किया है। उत्तराखंड स्टेट ने बोला कि हमारे बच्चे अनट्रेंड हैं यहाँ पर और वो हार्ड लेबर में चले जाते हैं या उनको जॉब नहीं मिलता, वो छोड़ के चले जाते हैं सिटीज़ को, हमारे स्टेट को, क्या कर सकते हैं? तो हमने उनको सोल्यूशन दिया कि वहाँ के जो पॉलीटेक्निक ITI के बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे, उनके लिए हम एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाएंगे जहाँ पे मशीन्स, एडवांस मशीन्स, 3D प्रिंटिंग के, रोबोटिक्स के, बड़ी बड़ी मशीन्स हम लगाएंगे आपकी सहायता से। और वहाँ पे ट्रेनर भी हम देंगे, उनको ट्रेन भी हम करेंगे ताकि वो एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में जाके काम कर सके। आज के दिन में जो चाइना में हो रहा है ना, वहाँ पे कोई बंदा बैठ के पत्थर नहीं तोड़ रहा मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे, या कोई हार्ड लेबर नहीं हो रहा, सब कुछ ऑटोमेटेड है। बट उसको सीखना पड़ेगा आपको, और इसलिए उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, प्राइस बहुत कम है, परफेक्शन ज़्यादा है। तो दुनिया को उनकी आदत लग गई है। टीवी जो हमारे यहाँ पे 20-20 हज़ार रुपये में मिल रहे हैं, इतने बड़े बड़े टीवी, वो सब चाइना से बन के आ रहा है, क्योंकि वो लोग मास प्रोड्यूस कर रहे हैं इन ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज में। हमें उनके साथ compete करने के लिए मशीन्स का यूज़ करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग, जो हम सिखाते हैं। और उसी से आपके स्पेस प्रोग्राम्स रन होते हैं, हमारे ट्रेनिंग इसरो तक में जाती है, हमारी ट्रेनिंग डिफेंस तक में जाती है, हमारी ट्रेनिंग बड़े बड़े IITs में भी जाती है। तो आप उससे रिसर्च करके सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, रिसर्च प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, बेसिक स्किल लेके ऑपरेटर भी बन सकते हैं। वही चीज़ है बेसिकली, आप किस लेवल पर आप करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हम तो वो मशीन आपको दे देंगे, सिखा देंगे। AK-47 बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप, एक ट्रांजिस्टर बना सकते हैं, मतलब इट्स ऑल ऑटोमेटेड ना, तो उसमें प्रोग्राम होता है और ऑटोमेट करके बन जाता है वो। So since you spoke about manufacturing, you're closely associated with it. How is the business industry in business market in India? अभी कैसा चल रहा है? और बहुत पॉजिटिव है अभी, बेसिकली मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। और मेरा कोई लिनिएज किसी पार्टी के साथ अफिलिएशन है इसलिए ऐसा नहीं है। मेरा है कि हम जो ऑन द ग्राउंड देखते हैं, बिकॉज हमको तो ऑन द ग्राउंड चीज़ें समझ में आती हैं कि वो बोलते हैं और होता है कि नहीं। और जब नहीं होता तो हम तो सबसे पहले बोलते हैं यार यहाँ पे काम ही नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं। और स्पेशली गवर्नमेंट का जब हमें काम करना पड़ता है तब हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि हमारी स्पीड और गवर्नमेंट की स्पीड मैच हो भी पाएगी कि नहीं। हमारे लिए तो अगर हमने कल बिजनेस प्लान दे दिया तो 1 महीने के बाद काम शुरू होना चाहिए, नहीं तो हम लोग का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, बिकॉज वी वर्क वेरी फास्ट। गवर्नमेंट उसको मैच कर पा रही है। पहले जो हम सुनाई देता था जब हम यंग थे, बच्चे थे, बड़े हो रहे थे, कि गवर्नमेंट में बातें होती रहती हैं, काम नहीं होता। बट अब वैसा नहीं है सिचुएशन। अब गवर्नमेंट जब बोलती है कि हमें कुछ सेक्टर्स जो उनके प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं वहाँ पे काम करना है, तो वहाँ पे काम बहुत तेज़ होता है। प्राइवेट सेक्टर लेवल पे काम होता है प्रायोरिटी सेक्टर्स में, जो मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस है, एरोस्पेस है, ड्रोन्स है, EVs है, सेमीकंडक्टर्स हैं, ये सारे बहुत प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। उनके अलग अलग रीजंस हैं इंपॉर्टेंस के, और उसके वजह से हम उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं ताकि हमारा स्पीड मैच हो जाए। ये ना हो कि 6-6, 12-12 महीने निकल गए और कुछ काम नहीं होता। So finally भारत उस मुकाम पे पहुंच गया कि गवर्नमेंट के साथ काम करने में मज़ा आ रहा है। गवर्नमेंट के साथ मज़ा आ रहा है, गवर्नमेंट के साथ में बात करते हैं और वो लोग प्लान्स करते हैं, वो हमको इनवाइट करते हैं कि आप बताइए। साथ में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की बातें होती हैं और वो हो जाती हैं। पहले वो बातें होती थी, होती नहीं थी। तो वो सारी चीज़ें अभी हमको ऑन द ग्राउंड डिफरेंस दिख रहा है। इसलिए अगर आप लिंक करें स्टॉक मार्केट को वापस से उस चीज़ से, तो वो उसका रिफ्लेक्शन है
कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है कंट्री में, बाहर का पैसा उसमें आ रहा है, उनको दिख रहा है कि काम हो रहा है, जो चीज़ें बोली जा रही हैं वो हो जाती हैं। पहले बोलते थे डिस्पाइट द गवर्नमेंट इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग, यस। तो मतलब गवर्नमेंट रोड़े लटकाती है फिर भी हम आगे भाग रहे हैं। अब हमको लगता है विद द कॉपरेशन ऑफ गवर्नमेंट हम आगे भाग रहे हैं। एंड हाउ इज द स्टार्टअप मार्केट हैपनिंग, कैसा चल रहा है? वेरी 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 पॉजिटिव। अभी ऐसा है ना कि पहले आज से 10 साल पहले जब लोगों ने स्टार्टअप्स का सोचा होगा या सोचते थे, तब समझ नहीं आता था कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, कि कहाँ से पैसे मिलेंगे, कहाँ से आपको बिजनेस आएगा, कहाँ से हेल्प मिलेगी। आज के दिन में स्टार्टअप्स को हेल्प है, मेंटरिंग है, जो आप सोच सकते हैं, पैसा है, फाइनेंसिंग है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, काफ़ी कुछ है। मतलब अगर आप एक स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं DIPP एक संस्था के साथ में, तो आपको गवर्नमेंट से काफ़ी सारा टैक्स ब्रेक्स, बेनिफिट्स, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, लोन्स, काफ़ी कुछ मिलता है। तो ये सब चीज़ें मतलब आई एम श्योर कि आज भी उतना ही टफ है एक स्टार्टअप को बिल्ड करना, क्योंकि बिजनेस तो चलना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो वही है। लेकिन आपको सपोर्ट सिस्टम बढ़ता रहा है, बढ़ रहा है। और क्या है कि 1-2 जनरेशन के फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स अब सीजनड एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं, तो वो भी हेल्प कर पाते हैं। जब आज से 20 साल पहले वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, खाली बिजनेसमैन हुआ करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, उनको समझ में नहीं आता था कि 2 लड़के 3 लड़कियां मिलकर क्या कर लेंगे, उनको नहीं समझ में आता था। अब जब उन्होंने देखा कि वो क्या कर पा रहे हैं, तो अब सब लोग उनको हेल्प करना चाह रहे हैं। एंड जो सिनेरियो अभी आप बता रहे हो, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि गवर्नमेंट स्टेबल रहे टू फॉर थिंग्स टू फ्लो हाउ दे आर। आई पर्सनली फील कि गवर्नमेंट को तो हर टाइम पे अगर स्टेबिलिटी दे पाए तो वो इम्पोर्टेंट होता ही है किसी भी नेशन के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट के जो 5-5 साल, 4-4 साल, अमेरिका देखो, हम इंडिया देखो, 5 साल, अगर 5-5 साल में यही नहीं पता कि गवर्नमेंट टिकेगी नहीं टिकेगी, तो कभी कभी जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे अगर हम आज जैसे करंट गवर्नमेंट 2047 का विजन देती है फॉर बिकमिंग अ विश्व गुरु या विकसित भारत या डेवलप्ड नेशन बोलती है, इसमें अब 23 साल रह गए, राइट। यहाँ से अगर मुझे यही नहीं पता कि ये 5 साल में ये गवर्नमेंट टिकेगी नहीं टिकेगी, तो जो उनके इनिशिएटिव्स हैं उसको कितना सीरियसली एक फॉरेन इन्वेस्टर लेगा। तो अगर मुझे पता है कि करंट रिजीम 5-10 साल 15 साल टिकने वाली है, तो उसके हिसाब से प्राइवेट इंडस्ट्री रिवॉल्व करने लगती है, और दैट्स व्हेन द मैजिक हैपेंस। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट ने थोड़े से पैसे दिए, गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी, गवर्नमेंट ने एक इकोसिस्टम दिया, बाद में प्राइवेट इन्वेस्टर को लगा दिया काम पे, तब मैजिक होता है। गवर्नमेंट से नहीं हो सकता, अब खाली प्राइवेट इन्वेस्टर, प्राइवेट सेगमेंट से भी नहीं हो पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक अलग इन्फ्लुएंस होती है चीज़ों पर। अगर आज मेरे को मैन्युफैक्चरिंग की एजुकेशन कोई कॉलेज सिस्टम में डालनी है, गवर्नमेंट का हेल्प तो चाहिए। वो बोलेंगे कि हाँ, अगर ये क्वालिटी की एजुकेशन आप डाल सकते हैं और आप ही रन कर सकते हैं, मैं बहुत खुश होकर करूँगा। तो क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, स्पीड भी बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं कि गवर्नमेंट टिकने वाली है, तो मैं भी उस चीज़ को कितना सीरियसली ले सकता हूँ, क्योंकि आई विल हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट। सो हेंस स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ट्रांजिशनिंग इनटू समथिंग बिगर। आज अमेरिका है, वो एक लेवल पे है, वहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट एक लेवल पर है, सब कुछ ठीक है वहाँ पर। अब वहाँ पर चेंज होता रहता है ना, तो देश को ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाता। वहाँ की रोड्स बन चुकी हैं, वहाँ पे कोई रोड बन नहीं रही है, वहाँ पे हाईवेज बने हुए हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर वो जो चीज़ें होनी है, कुछ चीज़ों को बहुत इम्प्रूव होना है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत इम्प्रूव होना है। हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कब जा पाएंगे, जब 20 सालों तक काम चलेगा। तो 20 सालों तक काम होने के लिए हमको एक स्टेबल गवर्नमेंट तो चाहिए कम से कम। सो फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ बिजनेसमैन, डू यू सी कि अगर गवर्नमेंट स्टेबल रहती है तो 47 तक जो ये देख रहे हैं चीज़, इज इट पॉसिबल टू मेक इट हैपन? ऑलमोस्ट अगर मैं वापस से अपने इक्वेशन पे आऊँ, तो GDP हम ऑलरेडी एक सर्टेन लेवल पर आ चुके हैं, और उसको बढ़ाना है, वो बढ़ेगा ही जब सब ये हो रहा है। करेक्ट। हम आर्मी में हम नंबर 4 पे आते हैं, ओके। डिफेंस इज नंबर 4 इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टैंक्स, नंबर ऑफ चॉपर्स, नंबर ऑफ आर्मी मैन ऑन द ग्राउंड। इस सब का एक फॉर्मूला है जिसपे हमको नंबर 4 की रैंकिंग मिलती है आफ्टर US, रशिया एंड चाइना, राइट। तो उसके बाद में हमारा नंबर आ जाता है। GDP में हम 5वें नंबर पे आ ही चुके हैं। स्पेस में हम टॉप 5 में आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम नहीं, मेरे हिसाब से, ये मेरी रीडिंग है, ये कोई डेटा नहीं है, मैं देख के बता रहा हूँ। लेकिन मैं जब यूरोप घूमता हूँ, एशिया में भी घूमता हूँ, अमेरिका जाता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ,
तो मुझे लगता है कि हम छोटे छोटे देशों से भी पीछे हैं व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि क्वालिटी ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, टनल्स, कनेक्टिविटी बिटवीन सिटीज़। उस पर आएंगे हम, कनेक्टिविटी बिटवीन सिटीज़ का मतलब क्या होता है। उसके बाद में आता है आपका क्या मैं बोल सकता हूँ, ये जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं जिसको प्राइवेटाइज करके ठीक किया जा रहा है, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है आज भी, और उसके वजह से हमारा बिजनेस स्लो चलता है। चाइना में 8 मेजर सिटीज़ हैं और वो सबकी सब इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू बुलेट ट्रेन। एक बिजनेस आइडिया, कोई लोकल या कोई फॉरेन बिजनेस जो चाइना में आता है, वो पहले आता है शंघाई में। अगर वो शंघाई में चल जाता है, इंस्टेंटली 8 सिटीज़ में लॉन्च होता है, क्योंकि वो 8 ग्लोबल सिटीज़ बन चुकी हैं। शंघाई, बीजिंग के अलावा भी और 6 हैं, ग्वांजाओ, ये वो जो हमको नहीं पता, ज़्यादा हम सुनते नहीं, लेकिन वो उतने ही लेवल की सिटीज़, सब इंटरकनेक्टेड हैं। विद इन 1 or 2 hours थ्रू बुलेट ट्रेन यू कैन रीच, बट द स्पीड्स आर लाइक 400 किलोमीटर्स पर आवर, दूर है वो, और पूरा चाइना ग्रिड मैप में लॉक्ड है, मतलब विद कनेक्टिविटी। सो इट बिकम्स अ वेरी लिवेबल सिटी, एंड आपका अर्बनाइजेशन हो रहा है, करेक्ट, बिजनेसेस बन रहे हैं, बिजनेसेस जा रहे हैं। यहाँ पर आपकी उतनी कनेक्टिविटी नहीं है, फ्लाइट इज़ नॉट द ओनली वे टू ट्रैवल ना। तो उस तरीके से हमें लगता है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, जो है गवर्नमेंट का, लेकिन टाइम लगेगा। उसमें आपका जो क्वेश्चन था कि लंबा टेन्योर चाहिए, क्योंकि हम हर 2-5 साल पे अगर चेंज होते रहेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो फ़र्क पड़ता है। सो वो वाली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि इंफ्रा को हमें चेंज करना है, क्योंकि कोई भी, मैं आपको अब जो अच्छाइयाँ तो बताएंगे हमारे देश के बारे में, बुराइयाँ भी बताता हूँ, क्योंकि मैं एक ऑब्जेक्टिव बिजनेसमैन। मेरे जितने भी बिजनेस कनेक्ट्स हैं अमेरिका के, जो अमेरिकन हैं जो आज बोलते हैं कि मैं इस रीजन में रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं यार इंडिया में नहीं रह पाऊँगा, मैं दुबई में रहता हूँ। सो दुबई में वो लोग सब मूव हो रहे हैं रहने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए, क्योंकि दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, जहाँ पे आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। एक फॉरेनर होके भी आप रह सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा लेवल पे ले गए। एक सिटी है, चलो वो ईजी था उनके लिए करना, बट किया उन्होंने। वही फॉरेनर बोलता है कि यार इंडिया में मैं, अच्छा लगता है मुझे यहाँ का खाना, लोग, ये वो अपॉर्चुनिटी, बट रह नहीं पाऊँगा मैं यहाँ पे लंबा, क्योंकि यहाँ पे वो सिस्टम वैसा नहीं है। डिपेंडेंस है, ड्राइवर रखना पड़ता है उनको, खुद गाड़ी नहीं चला सकते, रोड्स वैसी नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो वो हमें मानना पड़ेगा कि क्या एक वेस्टर्नर आँख उठा के यहाँ पे, बिजनेस वेस्टर्नर, योगी नहीं जो ऋषिकेश में जाते हैं, बिजनेस वेस्टर्नर उठ के आ जाए और एकदम से बॉम्बे को या दिल्ली को अपना घर बना ले, वो मुश्किल है उनके लिए आज भी। right, okay. So also you said connectivity of cities. Yeah. I think that you covered Yes. with the Yeah. example of Yeah. China. Yeah. स्टार्टअप्स में आपने एक बात कही थी व्हेन वी हैड मेट अर्लियर कि डिफेंस में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो अब हमारी स्टार्टअप्स बना रही हैं। हाँ, सो I'll tell you that. That's a very interesting thing that the government did was कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ड्रोन्स बेसिकली कुछ नहीं है, जो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होते हैं, जो हवा में उड़ते हैं और जो पिक्चर्स ले सकते हैं और एडवांस फॉर्मेट में वो फायर भी कर सकते हैं। अनमैन्ड ड्रोन्स फायर कर सकते हैं, तो दे कैन बी यूज्ड एज बुलेट फायरिंग एजेंट्स, और द लीस्ट दे कैन डू इज टेक पिक्चर्स एंड सर्वेलेंस जिसको बोलते हैं। अब इंडिया में हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन के बॉर्डर्स। एक तरफ हमारे पूरे डेजर्ट्स आते हैं राजस्थान वाले बॉर्डर पे, कश्मीर में पूरे स्नो है और अनलिवेबल कंडीशंस हो जाती हैं विंटर में। नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर बहुत रफ़ है, जंगल्स हैं वहाँ पर। ईस्टर्न बॉर्डर बहुत रफ़ है हमारा। तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं ना वो बहुत टफ़ है, और आर्मी को कॉन्स्टेंटली वहाँ पे सर्वेलेंस के लिए हम रख नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा और डिफ़िकल्ट सौदा है हमारी आर्मी के लिए। आर्मी रहती है, लेकिन लंबे लंबे हज़ारों किलोमीटर के बॉर्डर्स को कैसे मैन करें हम लोग सुबह शाम। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी इज़ कंसिडर्ड द वन ऑफ द बेस्ट फॉर मैनिंग एंड सर्वेलेंस ऑन द बॉर्डर्स एज वन ऑफ द यूज़ केसेस, एक यूज़ केसेस। अब इंडिया ने जब ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि यार अगेन वही प्रॉब्लम है, अगर हम बाहर से ड्रोन्स लेंगे, कल को अगर वो देश हमसे नाराज़ हो गया या हमारे रिलेशन उतने अच्छे नहीं रहे, वो नहीं देंगे हमको, वो सॉफ्टवेयर नहीं अपग्रेड करके देंगे, नई नई चीज़ें हो जाएंगी, हमें पता ही नहीं पड़ेगा, हम हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे। तो उन्होंने ये किया कि सिर्फ इंडिजीनियसली मेड, मतलब इंडिया में बने हुए ही ड्रोन्स चलेंगे,
और बहुत स्पेशल केस में जो टेक्नोलॉजी आज इंडिया में नहीं है, वो अगर तुम्हें इजराइल जैसे देश से, जो हमारा एक फ्रेंडली मिलिट्री पार्टनर है, उससे लेना पड़े, तो हम मिलिट्री ऑफ डिफेंस के सिग्नेचर से ही आप बुला सकते हैं। मतलब उस पर भी वो क्वेश्चन मार्क डाल दिया, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम कम टू आउटसाइड। क्योंकि बाहर पे डिपेंडेंस रहेगा तो हम कभी नहीं सीखेंगे। उन्हें बनाओ। ओवरनाइट बैंगलोर में 250 स्टार्टअप्स खुल गए थे ड्रोन्स के लिए, ओवरनाइट। क्योंकि उन्होंने बोला कि बाहर से आ ही नहीं सकते, तो मतलब अपॉर्चुनिटी आ गई, प्राइवेट सेक्टर आ गया, स्टार्टअप्स आ गए कि बनाओ। बोला रिवर्स इंजीनियरिंग करो, जो है उसको सोचो कि कैसे वो बनता होगा, उसका उल्टा करो, चाइना जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, सीखो, पढ़ो, लेकर आओ, टेक्नोलॉजी बनाओ। और वो उन्होंने शुरू कर दिया, और आज एक्चुअली में हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे आ रही है। एक डिसीजन था कि हम बाहर से नहीं लेंगे, फिर उन्होंने डिफेंस में भी वही कर रहे हैं। ईवीज में हमने किया, टेस्ला को नहीं आने दिया। अब बहुत डिबेटेबल टॉपिक है ये कि टेस्ला को आना चाहिए था कि नहीं, अब आ रहा है कर्नाटका में, लेकिन बहुत लेट आने दिया। करेक्ट। अब नहीं आने देने की वजह से क्या हुआ, महिंद्रा ने ईवी बना दी और इंडिया के लोगों ने ईवी बना दी, जो कि फ्यूचर है। उनको मालूम है कि इतना ग्रोइंग मिडिल क्लास इंडिया का तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही यूज़ करने वाला आफ्टर 10 ईयर्स, जब डीजल को बंद ही कर दिया जाएगा पूरे दुनिया में। तो उसमें अगर हम टेस्ला 5 साल पहले ले आते तो कौन लेता जाके इंडियन ईवी कार। टेस्ला इतनी आगे जा चुकी थी टेक्नोलॉजी में, लुक्स में, परफॉर्मेंस में। उन्होंने नहीं आने दिया। उन्होंने बोला ठीक है, हमको बोलेंगे, रिग्रेसिव बोलते रहें हमें, लेकिन ये टेक्नोलॉजी पहले यहाँ पे बनानी है। जब हम इतने अच्छे हो जाएंगे तब आने दो। अब आ रहे हैं टेस्ला वाले, अब हमारे लोग compete करेंगे प्राइस में, क्वालिटी में, जैसे जो इंडियन और जर्मन कार्स में होता है। यहाँ पर महिंद्रा बनाती है अच्छी गाड़ी, लोग लेते हैं उनको। तो दैट्स व्हाट इज़ द माइंडसेट कि यहाँ पर बनाओ, यहाँ पे कंज्यूम करो और एक्सपोर्ट करो यहाँ से बाहर। राइट। व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, मैंने काफ़ी सारी स्टडी करी है अपना हिस्ट्री के बारे में कि क्या क्या होता था, कैसे होता था। बिकॉज लॉट ऑफ हिस्टोरियंस, द ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैव सेड कि भारत के जो गांव थे, दे हैव रिमेन्ड अनटच्ड बाय ऑल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस चेंजेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो मतलब उन्होंने कोट किया स्पेसिफिकली कि वो चट्टान की तरह थे जिस पे लहरें आती है और चली जाती, विच डजंट मैटर टू देम। ऑल्सो बिकॉज क्योंकि हर गांव हमारा बहुत आत्मनिर्भर था, जो जो चीज़ें गांव वालों को चाहिए वो वही बना लेते थे, एंड वो डिफेंस भी अपना प्रॉपर रखते थे। वॉट आई अंडरस्टैंड इज मे बी समवेयर दिस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गो बाय दैट मॉडल, ताकि हम, क्या ऐसा ही नहीं, शायद थोड़ी सी वाइल्ड थिंकिंग है कि कभी World War 3 हुआ अगर तो हम अपने आप को क्लोज कर लेंगे एंड वी विल बी आत्मनिर्भर, मे बी, यू नो। या आई थिंक आपका जो पहला ऑब्जर्वेशन है कि जो हमारे पुराने गांव थे जो आत्मनिर्भर थे, एग्रीकल्चर खुद करते थे, तो फूड के लिए फूड सिक्योरिटी थी उनके पास, जिसके आज इतनी फैंसी टाइम वर्ड दिया गया फूड सिक्योरिटी, तो वो ऑलरेडी उन लोग फूड सिक्योर ही थे। तो मेरे हिसाब से हमेशा से ही एक प्रोग्रेसिव नेशन अगर कोई भी रहा होगा, यू डोंट हैव टू गेस, वो आत्मनिर्भर था और है। तो अगर इंडिया को हम माने आज से 1000 साल पहले, बिफोर द इन्वेजन स्टार्टेड, हम अगर एक प्रोग्रेसिव नेशन या रीजन थे, नेशन तो नहीं बोल सकते उस वक्त, हम रीजन थे, एक प्रोग्रेस नेशन थे, तो मतलब वो आत्मनिर्भर थे। जिसका हमें एग्जाम्पल मिलता है जब मोहनजोदारो और उधर जब खुदाई हुई कि वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम इतने परफेक्ट बनाए गए थे 5-4 साल पहले कि उधर आज भी वो अगर यूज़ करें तो फ्लडिंग ना हो। तो उन्होंने वो सब फिगर आउट तभी कर लिया था। राइट। सो आई थिंक दैट योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज एब्सोल्युटली बैंग ऑन। वो तब भी आत्मनिर्भर थे। हम उसके बाद में ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की वजह से डिपेंडेंट हुए हम बाहर से लाने के लिए, क्योंकि हमको सिखाया ही नहीं गया, 200 साल पढ़ाया ही नहीं गया, हमसे विद्या हमसे छीन ली गई, तो हमको डिपेंडेंट किया गया और हम उनको अपना सामान बेचना था। अब हम उससे क्लचेस से आज़ाद हो रहे हैं एंड वी आर गोइंग द सेम प्लेस। एंड उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो अचानक से वो टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकते, तो टाइम लगता है, बट आई थिंक वही चीज़ अब वापस हो रही है। सो और सेकंड क्वेश्चन आपका, World War 3, अगर World War 3 हुआ, तो अगर World War 3 हुआ, जो होगा नेक्स्ट 50 सालों में, जो सिचुएशन जैसी चल रही है होना ही चाहिए, होगा ही। मतलब कोई पीसफुल तो है नहीं, हम लोग सारे सब लड़ रहे हैं, वो बस एक बार एक कॉमन धार मिलनी है और 2 खेमे बट जाएंगे, जो पहले भी 2 बार हुआ था। तो हम उसी चीज़ की तैयारी में भी लगे हुए हैं कि कहीं अगर वैसा कुछ हुआ तो हमारी आवाज़ का पहले तो दम होना चाहिए। ये नहीं कि हमको बोल दिया जाए कि वहाँ पे जाके लड़ लो। हम बोलेंगे कि हम पहले तो ये होना नहीं चाहिए,
अगर होना होगा तो हमारे टर्म्स पे होगा, हमारा इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो ऐसे होगा, वो वाली बात हम अब कर सकते हैं। अगर आपकी इसी क्यू को मैं लूँ तो यूक्रेन और रशिया में, यूक्रेन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिक्वेस्ट करी थी कि ये वॉर को आप प्लीज़ रुकवाने की कोशिश कीजिए, और रशिया में जो यूक्रेन में जो इंडियन स्टूडेंट्स हमारे अटक गए थे, हॉल्ट करवा के उस वॉर को उन बच्चों को पहले निकलवाया गया था। कौन सा वॉर हॉल्ट होता है किसी के कहने पर? बहुत ही बड़ी चीज बात हुई थी, राइट? वो बोला गया था 1 घंटा हॉल्ट करो, हमारे बच्चे निकलेंगे, उसके बाद तुमको जो करना है करते रहना। और रशिया के पुतिन ने वो बात सुनी थी हॉल्ट करने की, जो किसी की नहीं सुनता, उसने हमारी बात सुनी। तो वो हमें क्यूज लेने पड़ेंगे कि हम ऑलरेडी एक वर्ल्ड पावर के जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हमारी बातें सुनी जा रही हैं। अब और मेहनत लगेगी, ऐसी बात नहीं कि हम ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गए, हमको और 20, 25, 30 साल लगना पड़ेगा जब हम फर्मली उस टेबल पे बैठेंगे जहाँ पे हमारे हाँ के बिना कुछ नहीं होगा, ना के बिना कुछ नहीं होगा। वो इम्पोर्टेंट है। आई थिंक ये एक फैक्टर है जिसमें हम बहुत माहिर हैं मेहनत करने में। हमें सब ने आके दबा दिया, ख़त्म किया, पर मेहनत कर कर के हम वापस कहीं ना कहीं पहुंच गए आज। सो वन पर्सनल क्वेश्चन, यू वर्क सो क्लोजली विद गवर्नमेंट, तो पीएम मोदी से मिले हैं आप कभी? मैं स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मैं काफ़ी मिला हूँ, सारे लोगों से, काफ़ी लोगों से मिला हूँ। मोदी जी को सुना है बट पर्सनली मिलने का मौका अभी तक नहीं मिला है। बट आई थिंक वो इस लेवल पे डिसीजन नहीं लेते। वो उनके बहुत अच्छी वेल ऑयल्ड मशीनरी है उनके पास में जो इन चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेती है, और स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत एम्पावर किया हुआ उन्होंने। तो जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे हो जाते हैं। सेंटर के जो पॉलिसीज़ हैं और फ्रेमवर्क्स बने उसके थ्रू काम होता है, तो उनको ये सब लेवल पर मिलना नहीं। बट मैं मिलना चाहूँगा कभी कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि वर्ल्ड डोमिनेंस तो करनी है वापस से हमें, और वर्ल्ड डोमिनेंस के लिए एकदम से एक दिन पे नहीं होता, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत, प्लानिंग और स्मार्टनेस तीनों चाहिए, और एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम जा सकते हैं, और वो कॉन्फिडेंस दिया गया हमको। आज मैं 20 सालों से इंडिया और इंडिया के बाहर बिजनेस भी कर रहा हूँ, काम भी किया है, पढ़ाई भी करी है इंडिया के बाहर, और घुमा भी बहुत हूँ। जो रिस्पेक्ट, जो सीट ऑन द टेबल जो हमें अवेलेबल नहीं थी आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले तक, वो अब मिलती है। अब अमेरिकन्स, यूरोपियंस हमें एक पुश ओवर नहीं मानते कि ये लोग चलो ठीक है इनकी क्या बात, वो हमको एक इम्पॉर्टेंट मार्केट मानते थे आज से 10 साल पहले तक, 5 साल पहले तक इम्पॉर्टेंट पार्टनर मानते थे, अब हमको एक इम्पॉर्टेंट को फाउंडर मानते हैं कि इनके बिना नहीं हम कुछ कर सकते। ये चेंज आया। 20 साल पहले एम्प्लॉय से मार्केट बने हम लोग उनके लिए कि बेचो इनको सामान, और वहाँ से यहाँ तक की जर्नी आसान नहीं है। अब यहाँ से जब उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी, वो और एक टफ जर्नी है, और वहाँ पे हम जाएंगे। सो डू यू थिंक कि यूएन वाली वो जो सीट है जिसके लिए काफी सारा हमको मिल जाएगी, वो मिल जाएगी, कोई उसमें दो राय नहीं। बिकॉज आई थिंक it all starts with how much influence you start exerting in the world. It is a power game. कोई किसी का दोस्त नहीं है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में. That's the first thing we all need to know. कोई फ्रेंड नहीं है, कोई एनिमी भी नहीं है. That is the हाँ, ये सबसे बड़ा चीज़ है. ये जो हम लोग सोचते हैं ना, ये दुश्मन है, ये दोस्त है, ये बहुत, किसी ने कहा मिडिल क्लास थिंकिंग है. Okay. वर्ल्ड स्टेज पे कोई दुश्मन नहीं है, कोई दोस्त नहीं. It's all situational. It's all situational. It's all who has what I want. तो अगर कल को चाइना को पानी चाहिए जो हमारे पास है ब्रह्मपुत्र में, और वो पानी का सप्लाई रुक दी जाए, चाइना हमारा दोस्त बन जाएगा, क्योंकि वो पानी के बिना जिएगा कैसे. चाइना सारे एक्टिविटीज़ रोक देगा, हमको सब कुछ हेल्प करने लग जाएगा. उसको कोई पर्सनल खुन्नस थोड़ी हमसे. They are essentially trying to get whatever they can to serve their own interest. It is as simple as that. Countries serve their own interest. Countries are not enemies of anybody else. Ideologically भी जो हमको लगता है कि वो हमारे एनिमी है, वो भी शांत हो जाता है जब पैसा बीच में आता है तो, और पावर. आज हमारा पावर हुआ तो 10 साल से कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ है ना. टेररिस्ट के अपना काम रोक के बैठे हुए हैं, बट उनको वो ऑर्डर नहीं मिल रहा कि इन पे जाके अटैक करो. वो बेंच पे बैठे हुए हैं, वो उनको तो एक ही चीज़ आती है, सुबह उठ के बम डालना है. वो क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्योंकि पावर गेम शिफ्ट हो चुका है हमारे. तो अब उनको पता है कि एक करोगे हम घुस के मारेंगे, उनका मॉनिटरी सप्लाई रोक देंगे, उधर पानी रोक देंगे, इकोनॉमी रोक देंगे, IMF का लोन रोक देंगे, सब कुछ रोक देंगे उनका एक दिन में. तो वो कैसे करेंगे कुछ?
So it is nothing but power and money equation and who has what somebody else wanted. That's simple. हम इमोशनल होके सोचते रहते हैं कि ये दोस्त है, कोई दोस्त नहीं है ना ही कोई दुश्मन है. आई थिंक जो अभी चाइना ने किया वापस से अरुणाचल प्रदेश के कुछ नाम वाम करने की कोशिश करी विद दिस पॉडकास्ट, अभी सोशल मीडिया पूरा एडवाइस देने वाला है मोदी जी को कि ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दो. तो चाइना के बारे में अगर हम बात करें तो चाइना इज इन अ लैंड कॉन्फ्लिक्ट विद 24 कंट्रीज. 50% are neighboring countries, 50% are neighboring +1. चाइनीज आर्मी को लड़ाई कम और लैंड इंक्रोचमेंट ज़्यादा सिखाया जाता है. दे आर एक्सपर्ट्स एट दैट. अगेन दे हैव नो पर्सनल एनिमिटी टुवर्ड्स इंडिया विच वी थिंक दे डू. दे विल टेक द लैंड. एनीबडी हु हैज अनक्लेम्ड लैंड रखी वो ले लेंगे, आके बोलेंगे आज से इसका चाइनीज नाम ये है और ये हमारी हो गई. उनकी वही है. लेकिन तुम उससे कैसे बचोगे? वही 4 चीज़ें करके, स्पेस में डोमिनेंस, जीडीपी में डोमिनेंस, डिफेंस में डोमिनेंस, इसी से बचोगे. वो जब बताओगे तो वो खुद ब खुद हट जाएंगे. उनको पता है कि अगर ये सब कर रहा है तो मुझे भी एक दिन आके मारेगा, तो पीछे हट जाओ. आप नहीं करोगे तो कोई अच्छाई बुराई नहीं हो, ले लेगा आपकी ज़मीन. या हमेशा से होता है. कब से हम ज़मीन हारते गए, आज भी हार जाएंगे अगर हमने नहीं किया तो. ये लेसन है. इस पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं ना, उत्तराखंड में, हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स, सारे ये बॉर्डर्स टाउन्स जो है ना खाली हो गए थे क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं था. तो वहाँ के बच्चे, वहाँ के फैमिली सिटीज़ में आके नौकरी करने लग गए, तो बॉर्डर्स खाली हो गए. ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था इंडिया के लिए. तो आज मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा हमें बुलाया जा रहा है कि वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स लगाओ ताकि वहाँ के बच्चे स्किल होके वहीं पे नौकरी करें. First line of defense between a enemy nation or any nation and us are the people. अगर वो लोग ही नहीं रहेंगे तो आर्मी को तो पहुंचने में टाइम लगेगा ना. लोग ही नहीं है वहाँ पे. तो वो बहुत कनेक्टेड है ये सारी चीज़ें. तो उन्होंने स्किल और मैन्युफैक्चरिंग को यूज़ करके वहाँ पर बोले कि बॉर्डर टाउन्स को हमें रीडेवलप करना है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ लानी है. अगेन जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गया. सारा कुछ कनेक्टेड है, ये पूरा खेल हुआ है. सो वन लास्ट थिंग आई वांट टू अंडरस्टैंड, ये जो 4 एस्पेक्ट्स आपने बताए, इसमें आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया, हाउ इज इट वर्किंग और हाउ कैन वी एम्पावर दीज 4 थिंग्स मोर, या क्या चल रहा है यहाँ पे? अगर आप देखें, अगर हम समझो नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस को लेते हैं, राइट, अब उसके अंदर में जो हमें कॉल दिया गया आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया में कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स अब इंडिया में बनेंगे. कंपनीज़ को स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए और उसके बाद में हमारी काफ़ी सारी कंपनीज़ जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, BHEL है, गोदरेज है, ये सब लोगों ने काम शुरू करा उस पर. एक बहुत बड़ा मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिया में बन रहा है जो रशियन इनपुट से बन रहा है, बट गोदरेज उसको बना रहा है, राइट. तो एसेंशियली क्या होता है उससे कि एक इकोसिस्टम शुरू हो जाता है और एक फ्यूचर जनरेशन रेडी हो जाती है जिनको ये टेक्नोलॉजी समझ में आने लगती है. हम हमेशा फॉरेन डिपेंडेंस पे रहेंगे तो कभी नहीं शुरुआत होगी. तो जैसे डिफेंस में वो हो गया. अब जैसे ही वो बनने आया तो 5 कंट्रियों ने हमसे ऑलरेडी वो मांगने शुरू कर दिए. मलेशिया, 2-3 एशियन कंट्रीज़ ने मांगना शुरू किया. तो बेसिकली नाउ वी आर इन द प्रोसेस, जब भी वो रेडी हो जाएगा कि हम उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, राइट. सो एसेंशियली वी विल बी इन द सेम कैटेगरी एज फ्रांस और इजराइल और जर्मनी या US, जो बनाते भी हैं, यूज़ भी करते हैं और बेचते भी हैं, राइट. सो उससे क्या होता है कि वापस हम अच्छे लेवल पे जाने लगते हैं, हमारी क्वालिटी ऑफ डिफेंस बढ़ने लगती है. फिर हम जब नेक्स्ट जनरेशन के लोग आएंगे, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो दुनिया के पास नहीं होगा. क्योंकि जब आप लड़ते हैं आपको एक बेनिफिट चाहिए होता है, एक एडवांटेज चाहिए होता है. जब सारे लोग एक ही टेक्नोलॉजी से लड़ रहे हैं तो फ़ायदा कहाँ पे? आपको खुद की एक ऐसी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी तो चाहिए ना जो बेटर है. वो कब आएगी? जब आप खुद बनाएंगे. तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट इज़ हैपनिंग इन डिफेंस. GDP या जो नेशनल जो कंजम्पशन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में गाड़ियों पे और कपड़ों पे, ऐसी बहुत सारी जगहों पर अब वापस वो दिया गया है कि प्लीज़ यहाँ पे बनाए. स्पेयर पार्ट्स, मेटल पार्ट्स, ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं इंडिया में बनाओ. बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पर हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पर वो बोलते हैं सिर्फ मेक इन इंडिया काम होगा. अगर आपने मशीन तक बाहर से लाई तो हम नहीं यूज़ कर पाएंगे उस चीज़ को. तो विच इज़ रेस्ट्रिक्टिव समटाइम्स, बट वी अंडरस्टैंड द रीज़न एंड वी रिस्पेक्ट इट. तो फिर हम लोग उसके अराउंड में काम करते हैं कि इंडियन मशीन ही लेकर हम उसको सिखाया जाए, राइट. क्योंकि बाहर की मशीन ईजियर होती हैं, फास्टर होती हैं, मोर एफिशिएंट होती है, लेकिन
जब तक उस पर डिपेंडेंस रहेगा वापस हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सो वहाँ से हमारे जीडीपी को एक पुश मिलेगा कि यहाँ पे बने, सस्ते में बने, बाहर महंगे में बिके, और फिर उसमें भी बेटरमेंट धीरे धीरे शुरू हो, जो चाइना ने किया था. आपको याद है एक टाइम चाइनीज प्रोडक्ट के लिए बोला जाता था कि चाइना का माल बेकार होता है, चले तो चांद तक वरना शाम तक. दैट वाज द टैगलाइन फॉर चाइना. करेक्ट. आज चाइनीज प्रोडक्ट्स आर सो गुड, दे आर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स. देयर इज नो प्रॉब्लम फोन्स में, except if they are listening to your voice through some software which we don't know. But Chinese phones में टीवी में कोई इशू नहीं है, लंबे चलते हैं, because they perfected the art of making it cheap and good. दोनों को उन्होंने बैलेंस कर लिया. पहले सस्ता बनाया और बाद में अच्छा भी बना दिया. तो उन्होंने भी वही काम किया. हमें मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को आंख बंद करके कॉपी करना है. कोई हार्म नहीं होता कॉपी करने में, जिसने अच्छे से उसको बनाया चीज़ें. तो हम अगर वो करते रहे 10 साल तक, हम वहाँ पे पहुँच सकते. 10 साल लगेंगे मिनिमम आज अगर हमने शिद्दत से शुरू करा तो, बिकॉज ये इतना आसान नहीं है, वो एक पूरा प्रोसेस है. तो वो दूसरा हो गया. स्पेस में हम लोग ने खुद से ही करते हैं, तो उधर तो सपोर्ट ज़्यादा मिलता ही नहीं है बाहर का वैसे भी. तो इसरो हमारा ब्रिलियंट काम कर रहा है. ज़्यादा हल्ला नहीं मचाते हो जब तक कहीं पहुँच नहीं जाते. मून पे, मार्स पे बहुत काम उधर हो रहा है, बहुत टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं. तो इसरो, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हमारा है ही है. मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस में, सारी जगहों पर मेक इन भारत का अंश नहीं, बहुत तगड़े से काम चल रहा है. लोगों को तो हमको नहीं समझ में आता, कॉमन मैन को उतना नहीं समझ में आता, लेकिन ये काम हो रहा है और उसका फील हमको मिलता रहता है जब कुछ ऐसी बड़ी चीज़ हम कर देते हैं ना, कि मून पे चले गए, साउथ पोल पे लैंड हो गए. आसान नहीं होता है सब. एंड विद द बजट्स दैट वी हैव, विच इज़ समटाइम्स 1/50th, 1/10 भी नहीं. हम बहुत कम बजट में एज़ कम्पेयर टू जापान, अमेरिका, रशिया के बहुत कम बजट्स पे काम करते हैं यहाँ पर, और फिर भी हम कर लेते हैं. सो जब इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो ही रहा है. बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. तो गैप पता है कहाँ पे है? स्किल गैप. वो हमने रियलाइज़ करा. हमने जब हमारे बच्चों को ट्रेन किया है, उनको डबल की सैलरी मिली है. मतलब इंडस्ट्री में जॉब्स हैं, लेकिन स्किल नहीं है आदमी यहाँ पर, मैच नहीं हो रहा है. लोग तो हमारे पास हैं, जॉब्स वहाँ पर हैं, लेकिन वो सब स्किल्ड लेबर हो रहा है ना. मैन्युफैक्चरिंग जो एक अनस्किल्ड लेबर हुआ करता था, वो भी स्किल हो चुका है. बट 10-10 करोड़, 5-5 करोड़ की मशीन चलाने के लिए आपको स्किल्ड आदमी चाहिए ना. किसी को भी तो नहीं दोगे आप, तोड़ देगा आपकी मशीन को. तो वो स्किल्ड मैन पावर को सिखाने का काम जरूरी है, क्योंकि वो जब तक मैचिंग नहीं होगी वो इंडस्ट्री ले नहीं पाएगी. और ये बंदा फिर जाके पत्थर तोड़ेगा कहीं पर, या फिर हायर लेवल पे पत्थर तोड़ेगा. हर लेवल पे पत्थर तोड़ने का काम मिल जाता है, राइट. तो बेसिकली जिस इंसान को हायर लेवल का काम करना था, वो कुछ और कर लेगा. तो बेसिकली दैट मैचिंग इज़ नॉट स्टिल हैपनिंग. और वहाँ पे हम लोग एक्टिव हैं, जो हम कर सकते हैं. एक कंपनी कितना ही कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के सपोर्ट से हम जो कर सकते कर रहे हैं. बट दैट इज़ वन एरिया विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो हो गया ना, तो जॉब्स की तो कोई कमी नहीं है. हमारे को लगता है कि हर इंसान जो केपेबल है और काम करना चाहता है और सीखना चाहता है, उसको अच्छी ज़िंदगी मिलने के लिए लायक हमारी कंट्री बन चुकी है. मिनिमम 25 से 30,000 के नीचे पर मंथ की कोई जॉब किसी को लेनी ही नहीं चाहिए आज के दिन में, क्योंकि देर आर वेरियस जॉब्स विच यू कैन गेट ट्रेन्ड फॉर विच पेज यू दैट मच. नॉट इवन टॉकिंग अबाउट मुंबई, विच इज़ एन एक्सपेंसिव सिटी. आई एम टॉकिंग अबाउट far-flung cities which are paying that salary to fresh people. 20-year-old child will get this kind of salary if he just learns a little bit of machines and manufacturing. इतना चल रहा है. ये मार्केट है, लेकिन हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता. बट द इंडस्ट्री इज देयर बिकॉज दे हैव टू मैन्युफैक्चर ना. उनको तो बेनिफिट्स हैं यहाँ पर. करेक्ट. एंड इंडिया में मैन्युफैक्चर जब सामान होता है ना, तो ग्लोबली कंपेटिटिव हो जाता है, क्योंकि प्राइसिंग कम होती है हमारी. तो हमको बहुत फ़ायदा होता है कि हमारा सामान सस्ते में बन गया और अब कोई क्वालिटी का बन रहा है. That is the linkage that we need to crack. Awesome. I see very bright future of Bharat with the kind of things that you are saying. और I hope कि चीज़ें stable रहे and the next 10 years, coming years are very crucial for our entire nation's building. Okay, great. Thank you so much for coming on the show and talking to us. This was like super duper. I'm very excited because I know कि ये podcast बहुत super hit है मेरा, and now a lot of podcasters are coming to you, so watch out for that. All the best to you too. Thank you so much. And thank you so much for talking to us. Namaste. Namaste. Thank you so much. So that was Rakshit Kejriwal for all of us. देश में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारा employment generate हो रहा है. Pull up your socks, learn some skills and go grab the opportunities जो current government हम सब के लिए लेकर आई है.
अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट रिलीज हो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुझसे भारत। नमस्ते।